अस्सलाम वालेकुम। डीजी आईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और वो लाइन ये कहती है कि जब तक 9 मई के अंदर मुलव्वस लोग जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए तहरीक इंसाफ के लिए, पीटीआई के लिए, वो था एक सियासी टोला, एक सियासी इंतशारी टोला, और इससे मिलते जुलते अल्फाज का उन्होंने बार बार दोहराया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि वो जो रेड लाइन वो कहते हैं फ़ौज वाले कि 9 मई रेड लाइन है, तो वो रेड लाइन अभी इमरान खान के लिए एग्जिस्ट करती है। बाकी पीटीआई के साथ उनकी प्यार मोहब्बत का रिश्ता पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। अली अमीन गंडापुर पेशावर कोर कमांडर हाउस अपनी पूरी काबीना के साथ जा सकते हैं। कई इनके और लोगों के मुतल्लिक़ इतलात आती हैं कि किसी न किसी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर के साथ उनका बराह रास्त या बिल वास्ता रब्ता रहता है। एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद जो 3-4 ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलता है। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर वो कहना चाहिए सुर्ख लकीर लगी हुई है अभी, उसका नाम है इमरान खान। क्या 9 मई बिल्कुल एक आम सा दिन था, आम सा वाक़या था? बिल्कुल नहीं। उसको यौम स्याह फ़ौज ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो यौम स्याह था। जब पाकिस्तानी कौम एक ऐसी सूरत हाल के अंदर खड़ी कर दी जाए कि फ़ौज और कौम को आपस में लड़वा दिया जाए, तो इसको यौम स्याह ही से ताबीर करना चाहिए। लेकिन ये यौम स्याह क्यों बना, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे जो हमें 9 मई तक लेकर गए, वो जब तक हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, तब तक हम सही जो इश्यूज़ हैं, सही जो मसाइल थे, उसका ना इदराक कर सकेंगे और ना उसका सही हल तजवीज़ कर सकेंगे। 9 मई होने से पहले हमें जाना पड़ता है 2014 के धरने की तरफ। 2014 का धरना इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद उसकी सपोर्ट के साथ पीटीआई ने किया, और पीटीआई और पैट का इत्तेहाद जो था वो भी इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद के साथ हुआ था। पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई जब की गई, तो पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई हो या पीटीवी स्टेशन के ऊपर हमला हो, इसके पीछे भी ब्लेसिंग्स मौजूद थी। जो शुजा नवाज़ साहब ने अपनी किताब के अंदर, जो जनरल आसिफ नवाज़ के भाई हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है जो बराह रास्त फिंगर पॉइंटिंग करती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी फ़िगर जो थी वो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थी। और इसमें कोई शक व शुबा था ही नहीं। उस वक्त की जब हम पीएमएलएन की हुकूमत से पूछते थे तो हमें बाद में ये भी पता चला कि एक स्टेज के ऊपर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ को बुलवाकर कुछ जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ थी उनका हवाला दिया, और वो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ जो थी वो उस वक्त निशानदेही करती थी। जो हमें इत्तला मिली वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGI थे उनकी तरफ उनका इशारा था कि ये उनका रोल है इस धरने को सपोर्ट करने के मामले के ऊपर। इसके ऊपर एक बयान दिया है एक वज़ीर ने, मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वज़ारत से छुट्टी करवा दी गई कि क्यों ये बयान दिया। एहतसाब का निज़ाम अगर शुरू करना है आपने, 75-76 सालों में लगे रहेंगे तो फिर तो ट्रक की बत्ती है, नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ 10 साल सामने रख लें, 2024 में खड़े, 2014 से शुरू कर लें। आज DGI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। बताइए कि कौन सा फ़र्द था, कौन सा सोच थी जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने मास्टर प्लान तैयार किया था। अक्टूबर 2010 या अक्टूबर 2011 लाहौर में पीटीआई के जलसे से इस सफ़र का आगाज़ हुआ था। 2013 के इंतखाबात में केपी की हुकूमत पीटीआई को दिलवाई गई थी, और उसके बाद जो धरना अगस्त 2014 में शुरू हुआ उसका पर्पज़ एक था कि ज़लील रुसवा करके नून लीग को इक़्तिदार से बाहर फेंकना है। ये धरने वाले पार्लिमान के अंदर घुस जाएंगे और घसीट के बाहर लाएंगे नवाज़ शरीफ को, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, और यूँ इक़्तिदार से छुट्टी हो जाएगी और नया पाकिस्तान जो है उसका सफ़र शुरू होगा। और नए पाकिस्तान की प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि 10 साल इमरान खान कम अज़ कम रहेगा, एक हाइब्रिड सेटअप होगा, सामने ये पॉपुलर फेस है, खिलाड़ी है इंटरनेशनल, सामने ये रहेगा, पीछे से हम पाकिस्तान को चलाएंगे। 2014 के धरने में वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, किसी ना किसी तरीके से बचत होगी, पार्लिमान ने लाइव सेशन किया और वो कोशिश नाकाम होगी। इमरान 126 दिन यहाँ बैठे रहे, लेकिन बाद में वो इज़्ज़त बचाने के लिए बैठे हुए थे कि उन्हें फेस सेविंग मिल जाए यहाँ से उठने के लिए। APS अटैक हो गया, और APS अटैक में जब जनरल राहील शरीफ ने इनको इकट्ठा बिठाया तो उस वक्त इमरान खान उठ के गए। लेकिन किसी ने आज तक ये बताने की कोशिश की कि PTV स्टेशन का असल अटैक करने वालों के पीछे प्लानर कौन था? PTV स्टेशन हो या पार्लियामेंट हाउस हो, कौन था जो वो गैस कटर लेकर आ गए थे और वो पार्लिमान की तरफ जाने वाली ऊपर वो जो जंगले थे उसको काट के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे? कभी सच्चाई बता दें, सच्चाई बताएंगे तो सफ़र आगे का जाने का आसान हो जाएगा। इमरान खान एज ए टूल यूज़ हुआ उस सारे मामले के अंदर, पूरा कसूरवार है 100%। जैसे नवाज़ शरीफ IGI के बेनिफिशरी के तौर पर 100% कसूरवार है, IGI बनवाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। इमरान खान 2014 का 100% कसूरवार है, पीछे इसके जो मुहर्रिक थे उसका भी नाम लें, उसका एहतसाब करें। नहीं करेंगे तो 9 मई को रूल आउट मत करिए
ये हमारी तारीख भरी पड़ी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी स्टॉर्मिंग का वाक़या हुआ था, फिर फैज़ाबाद धरना 2017 में करवाया गया था। कभी सच्चाई जानने की, बताने की कोशिश की। आज DGISPR ने कहा कि वो जो पेशावर की पूरी हुकूमत थी वो आके इस्लामाबाद पे धावा बोल रही थी। लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन फैसलाबाद, लॉकडाउन इस्लामाबाद, ये पॉलिसीज़ कहाँ से आई थी? आसमान से नाजिल थोड़ी हुई थी। पीछे बैक कौन करता था? कभी हमें इस कौम को सच बताना पड़ेगा, और गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। ना कहें कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, सारा कुछ वही किया, ये भी झूठ होगा। इस्टेब्लिशमेंट जब सारा कुछ करती है तो उसके आगे ये जो कठपुतलियाँ उसके आगे नाचने को तैयार होती हैं, ये साथ मिलती हैं तो पाकिस्तान की तबाही का रास्ता खुलता है, वैसे नहीं। और पाकिस्तान का इसमें नुकसान किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया है और इन सियासतदानों ने भी किया है, जो इशारों पे नाच के कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कानून को इधर से उधर मोड़ दो, उधर से उधर मोड़ दो। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो जाती हैं, इसके ऊपर नून लीग का बंदा गुम हो तो PTI वाले ढोल पीट रहे होते हैं। अब PTI के बंदे अंदर बंद हैं तो नून लीग वाले खामोशी से खुशी के शादियाने बचा रहे हैं। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ सियासतदानों में कोई हो ही नहीं सकता जो अपने मुखालिफ की इस तरीके से गुमशुदगी के ऊपर तालियां पीट रहा होता है। ये नहीं सोचता कि कल को हुकूमत मेरी गिरी, इनकी बारी आई तो मैं भी ऐसे गुम हो जाऊंगा। हुआ है पीछे नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, अब PTI के साथ हो रहा है, कल इनके साथ फिर होगा जो आज इक़्तिदार में है। लेकिन सबक नहीं सीखते, सबक नहीं सीखते। जब तक नहीं सीखेंगे, इसी तरीके से चोर रास्ते से सीढ़ी लगा के इक़्तिदार की मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान को आइंदा का सफ़र आसान नहीं मिलेगा। मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर जमहूरी सफ़र पर जाना है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी है, तो इस्टेब्लिशमेंट को वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज बनाई जाती है, और इन कठपुतलियों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। इमरान खान भी कठपुतली, शहबाज शरीफ और बाकी भी ये सारे कठपुतली हैं। क्योंकि जब तक ये जमहूरी सोच के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश नहीं करते, अपनी गलतियों का इतराफ़ नहीं करते। इमरान बताए सच कि 2014 में इसके पीछे कौन था, 2018 में इलेक्शन को रिग करके इसको किसने जितवाया था, पंजाब में तो नशिस्तें भी पूरी नहीं थी, फिर क्यों कहा था कि पंजाब के बगैर मरकज़ की हुकूमत नहीं लूँगा, फिर पंजाब में सीटें कैसे पूरी हुई थी, जहांगीर तरीन के जहाज़ में बंदे किसने पूरे किए थे, कराची में जो 14 सीटें MNA की मिली थी वो किसने दिलवाई थी? सच बताए ना। आज शहबाज शरीफ बताया कि कराची की 17 सीटें जो थीं वो MQM को कैसे गई हैं। पंजाब में लाहौर के जो इंतखाबी नताइज हैं वो फॉर्म 45 और 47 का रौला सिर्फ लाहौर के नताइज का ही बता दें, वो कैसे आगे से पीछे हुए। कभी इनमें से कोई एक बंदा सच नहीं बोलेगा, और ये हमारे मसाइल का हल भी नहीं है। तो हमें सारों को कलेक्टिवली अपनी गलतियों का एहसास करते हुए आइंदा का सफ़र बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने बच्चों के लिए जो छोड़ के जाए वो कम से कम आज के इस पाकिस्तान से बेहतर छोड़ कर जाए। हमें अपने बचपन में बहुत अच्छा पाकिस्तान मिला था, ये हालत नहीं थे कि बच्चों को बाहर भेजते हुए खौफ हो, पढ़ा ख्याल लें वालिदैन बच्चों को, उनको नौकरी ना मिले और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। हमें पाकिस्तान के लिए सबको कुछ खौफ खुदा भी करना चाहिए, और पाकिस्तान को सामने रखते हुए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सामने रखते हुए कुछ पाकिस्तान की फ़िक्र भी करनी चाहिए। DGISPR का एक स्टेटमेंट है 9 मई के लोगों को सज़ा देने के हवाले से, जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सुनिएगा। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के साने का इंतजार कर रहे हैं? 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। दूसरा इनके बयान का हिस्सा जो जुडिशल कमीशन के हवाले से मुतालबा आता है, मैं वो भी सुनाना चाहूँगा। दिखाइएगा जी। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे। वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, कहाँ से फंडिंग जारी थी, कहाँ फंडिंग जारी थी। वो इस बात का भी अहाता करे। जरूरी है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। जो बयानिया, जो ज़हन साजी की जाए ना, वो अगले 30 साल अगले कम से कम उसकी सज़ा मिलती है अगर आपने गलत फ़ैसला किया हो। एक हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर, उसके नाम के ऊपर मुश्तरका, मैं
वजाहत नहीं करूँगा कि उसमें कौन कौन से लोग, यूनिफॉर्म के अंदर लोग जिनका रोल था। मुश्तरका मीडिया सेल्स बनाए गए थे नफ़रत के ऊपर मबनी बयानियाँ बनाने के लिए। पीटीआई के साथ इश्तराक था इस्टेब्लिशमेंट का। कोई जहांगीर फंड कर रहा होगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया पैसा आ रहा होगा, कोई और एटीएम होगी इमरान खान की, वो पैसा डाल रही होगी। और ये सोशल मीडिया वॉरियर्स जितने तैयार किए गए, जिनको बाद में पकड़ पकड़ के इन्होंने यूट्यूबर्स को उठाया, किसी को मारा, किसी को गायब किया, किसी को कुछ किया, वो थे कौन? ट्रेन किसने किए थे? वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उस पीटीआई के मुश्तरका सेल के अंदर ट्रेन हुए थे। और उसके अंदर वो नफ़रत पर मबनी बयानिया था, जिसमें हर एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान में चोर और डाकू था, और इमरान खान के साथ तस्बीह पकड़ाकर उसको हम वलीउल्लाह के तौर पर, रूह के तौर पर पेश करते थे। ये बयानिया हमने खड़ा किया, खुद से कोशिश करके बनाया, और उसकी सज़ा अब ये मिल रही है कि इस पूरी कौम में एक्सेप्टेंस नहीं है, ना शरीफ की ना जरदारी की। अब जो मर्जी कहे, आज इन्होंने DGISPR ने कहा 31% जो टोटल वोट पड़े थे उसका PTI को पड़ा 31, बाकी 70% मुखालफिन को पड़े हैं। और अगर आबादी के ऊपर ये परसेंटेज निकालें तो ये 7 परसेंटेज पॉइंट बनती है। तो ये कैलकुलेशन आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन ये इररेलेवेंट है इस वक्त, क्योंकि जो बयानिया बेचा गया लोगों को 10 साल लगाकर उन मुश्तरका मीडिया सेल्स की काविश से, जो यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो ट्रेंड सेट किए गए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल आपका है, बहुत कसूर है आप लोगों का। पीटीआई ने अब उसको स्पेशलाइज़ कर लिया, एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लिया। वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उसी तरीके से उस बयानिए को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुस्बत है, हमने सज़ा पाई है उसकी। जितने हमें हमारी ये लड़कियां प्रोग्राम करती हैं, जितनी अब्यूसिव लैंग्वेज उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी, हम लोगों ने जो कुछ भुगता है वो पिछले पीटीआई के सारे दौरे हुकूमत में, उसमें इस मुश्तरका मीडिया सेल का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कलीदी किरदार था। टारगेट करते थे कि ये हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया, या इमरान की हुकूमत को क्वेश्चन किया, या हाइब्रिड रजीम की बात की है, इसको टारगेट करके इसके ऊपर अटैक करो, ताकि ये इस काबिल ही ना रहे कि दोबारा प्रोग्राम करे। अगर यही सोच है ना, तो फिर हम बेहतर नहीं होने वाले। एक लास्ट स्टेटमेंट, इंतशारी टोला आज बहुत हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी दिखाइएगा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। फ़ौज की कभी भी इज़्ज़त के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए, ना किसी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी करनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय में, मैं हो सकता है 100% गलत हूँ, लेकिन 9 मई के मतलब मेरी राय यह है कि पीटीआई के जो भी हैंडलर्स थे ना उस वक्त, उनकी सोच ये थी कि आप ये 9 मई करें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाएं, कोर कमांडर है, GHQ है, ISI के ऑफिस हैं। ये जो जनरल आसिम मुनीर है, ये तो आर्मी चीफ रह ही नहीं सकेगा उसके बाद, इसकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी। ये सोच कार प्रॉब्लम आती है। ये मेरी एज ए जर्नलिस्ट यही अंडरस्टैंडिंग है, और इसके पीछे मैं इस पर भी कन्विंस हूँ कि पीटीआई के वो वाले हैंडलर्स जो 2014 से इसके साथ थे, उसमें से कुछ के आशीर्वाद अभी भी साथ होगी, कुछ उसके बाद भी रहे, कुछ अभी रिटायर हुए रिसेंट पास में, तो उनकी आशीर्वाद शामिल थी। तो ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। जिन अरब स्प्रिंग के नाम पर जिन अरब रियासतों के अंदर हमने तबाही होती देखी ना, वहाँ सबसे पहले फ़ौज के इदारे को टूटता हुआ देखा। फ़ौज कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और हुकूमत बनाने और गिराने के अमल से दूर हो जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुक्र है आबिद शेर अली साहब PMLN से, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये एक मैं समझता हूँ DGISPR की तरफ से फ़ौज की तरफ से एक चार्ज शीट है मुकम्मल तौर पे PTI के शरपसंदों के ख़िलाफ़, जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम किया। उनकी जो गुफ्तगू आपने भी अभी सुनवाई है, उसमें उन्होंने धरने का भी ज़िक्र किया, उससे पहले इस्लामाबाद के ऊपर धावे का भी ज़िक्र किया। इसका मतलब ये एक तसलसल है उस ज़हनियत का जो पाकिस्तान में ना सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है, बल्कि पाकिस्तान को तकसीम करने के अमल पर पैरा है। ये इस पे कोई बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस अंदाजे से PTI के लोगों ने, इनके लीडरशिप ने आर्मी इंस्टॉलमेंट्स पे हमला किया, इमरान खान के भांजे ने एक स्टिक के ऊपर आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म को लटका कर घुमाया और जिस तरह की उसकी तजलील की। फिर आप मियाँ वाली में चले जाएं, एयरफोर्स की जो तनसीबात हैं उसके ऊपर चढ़ दौड़े। तो ऐसे
ऐसे लग रहा था कि कोई भारतीय लोगों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। तो ये 9 मई का वाक़या एक स्याह धब्बा है पूरी तरीके इंसाफ की, जो इंतशार पसंदी की सियासत थी, जो नफ़रत की सियासत थी, जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की सियासत थी, झूठ बोलने का जो इन्होंने एक मन घड़त किस्म का एक पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी मलिक साहब आपकी जो अभी मैंने सुनी बात, वो जो फंडिंग थी, जो KPK की फंडिंग थी, उसकी बिल्कुल रेट होना चाहिए कि वो फंडिंग किन मकासद के लिए हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, रियासती इदारे हैं, उनको डीफेम करने के लिए लगाई गई। उस पैसों को बाहर से भेजा गया। एक LCC एक कंपनी है अमेरिका की, उसको हायर किया गया। हायर करके इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जहर उगला। उसके बाद सबसे बड़ा जुर्म है, इन्होंने IMF को ख़त लिखा। ये भी DGI SPR ने अपनी बात में कहा। उसके अलावा इन्होंने अभी जो डेली टेलीग्राफ के अंदर और उससे पहले अमरीकी जरीदे को जो इमरान खान के जो इंटरव्यू छपे हैं, उस पे उसके अंदर जहर उगला गया हमारे अदारों के ख़िलाफ़, हमारे रियासी अदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला गया। तो मलिक साहब, हमारे पे भी बहुत सारे ऐसे गिले शिकवे हैं, हमारे पे भी बहुत सारे वार हुए, मेरी लीडरशिप को एग्ज़ाइल पे भेजा गया, लेकिन कोई इस तरह की नेगेटिव पॉलिसी या स्टेटमेंट बाहर की दुनिया को इन्वॉल्व करना, जहाँ उनको इस तरह की स्टेटमेंट कराना। आपकी लीडरशिप को एग्जाइल पे किसने भेजा था अभी सर? सर सुने सर, आपके लीडर को किसने एग्जाइल पे भेजा था सर? मेरी यार सुने। नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ इस्लामाबाद से। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा था 4 दिन? सर मेरी एक मिनट बात तो सुन ले मेरे साहब, मैं आपकी उस बात का भी जवाब देता हूँ। पूरा लॉन्ग मार्च किया, एक गमला तक नहीं टूटा। हमारे रास्ते में 20 कैंट आए, किसी का एक गमला नहीं तोड़ा गया, किसी कैंट पर छौनी पे हमला नहीं किया गया। ये थी डिसिप्लिन नवाज शरीफ ने जो हमें दिखाया। अब जो आप फरमा रहे हैं कि किसने भेजा, जो इमरान खान से पूछे जिन्होंने भेजा, जिनकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी। नवाज शरीफ साहब के जो सेहत के मामला थे, उनको मद्देनज़र आके इमरान खान की कैबिनेट ने भेजा है। इमरान खान ने कहा मुझे तो पता नहीं था कि नवाज शरीफ की सेहत इतनी ख़राब है। ये यास्मीन राशिद साहबा की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उनसे पूछे जिन्होंने भेजा। तो ये मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं वो 2014 की तरफ भी आपको लेके जाऊंगा। नहीं पंजोता साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पहले आप भी रद्दअमल अपना दे दें। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका रद्दअमल क्या है? मैं सारी बात जो है वो सुन रहा था आबिद साहब की। पहली बात तो ये है कि 9 मई को मैं खुद खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। हम सबसे पहला जो हम जिसने CCTV फुटेज चुराई है वो इस सारे 9 मई के करवाने वाला है। CCTV फुटेजेस हाई कोर्ट से चुराना, CCTV फुटेजेस जो है कोर कमांडर हाउस से चुराना, जहां पर सारे उस कमरे ने और कैसे गैर कानूनी गैर आईनी हुए खान साहब को, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर को, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए, जबकि वो खुद सरेंडर कर चुके थे उस अदालत में जमानत के लिए। और जानबूझकर उन्हें उस कमरे में लाया गया कि जाके वो बायोमेट्रिक करवाएं। हालांकि बायोमेट्रिक सिर्फ इसलिए करवाई जाती है कि कोई गलत दरखास्त जो है दायर ना हो, और उस की ऐसी दरखास्त की कोई गलत दरखास्तें दायर को रोकने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और खान साहब को गेट के बाहर उतार कर व्हील चेयर के ऊपर लेकर गए। हालांकि उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, और जिन लोगों ने शीशे तोड़कर खान साहब को वहां से जिस अंदाज से गिरफ्तार किया, हमें डंडे मारे गए, हमारे साथ दीगर लोग मौजूद थे, वहां डंडे मारे गए। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने शीशे तोड़े थे? आप 9 मई वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं, और उसके अंदर जो वर्कर्स आपके शामिल थे, क्या उसके लिए माजरत खा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब ने खुद ये कहा कि जो जलाओ गिराव हुआ, जो ये सारा मामला हुआ, उसके ऊपर खान साहब ने खुद जो है वो कंडेम किया। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने हमेशा कहा कि ये फौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। और खान साहब की जो तो नईम साहब आप पूरा सियाको सबाक तो आपने दे दिया, तो बराह रास्त कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करती है, जलाओ घिराव की पुरजोर मजम्मत करती है, बराह रास्त कह दें।
बिल्कुल जी, जलाओ घिराओ जिसने किया, हम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से हमने रजू किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो सर कह देना पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है, ये जुमला बोल दें। सारा प्लान किया और एक पार्टी को जिस तरह डिसमेंटल किया गया, जिस तरह से अटैक किया गया खान साहब ने, तो सर मैं आपकी सारी बातें सुनी है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दें ना। आप कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं, तो पूरा जुमला बोल दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है, बिल्कुल करती है। और जिसने उसके बड़ी खबर चलाए ना जी इनकी, नहीं पंजोता साहब की, उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। और जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जुल्म जबर किया, उस 9 मई की आड़ में हम ये कहते हैं कि उन किरदारों को सामने आना चाहिए जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, हमारी 25 मई से दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जुडिशल कमीशन की आज बात की जा रही थी, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से गए हुए हैं कि बिल्कुल जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और वैसे इसके ऊपर बहुत ही अच्छा हो, काजी फायज ईसा, अतर मनिल्ला, जस्टिस मंसूर या अफरीदी बड़े तगड़े जज हैं माशाल्लाह। ये सारे ये लाइव यूट्यूब के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं और लाइव यूट्यूब के ऊपर लोगों को दिखाएं सवाल जवाब। मैं सच्चाई चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। आपका भी कसूर है इसके अंदर, आप कहें कि बड़े बड़े मासूम बच्चे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो बात दुरुस्त नहीं है। 4 वाक़यात हैं जो 10 अप्रैल 2022 आप कैंटोनमेंट्स के बाहर गए और GHQ के बाहर गए। जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी की रिकॉर्डिंग थी, हम चला नहीं सके PTV के ऊपर, अपने किसी चैनल के ऊपर नहीं चला सके, पाबंदी थी, चलाते तो वो चीफ के खिलाफ नारे लग रहे थे। फिर आप 25 मई 2022 को दूसरी दफ़ा दोबारा गए, कोर कमांडर पेशावर के घर भी गए, आग जलाओ भी हुआ, GHQ के बाहर भी जाके गंदे बेहुदा नारे लगे। फिर उसके बाद वज़ीराबाद 3 नवंबर 2002 दोबारा आप गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बाहर गए। और फिर ये चौथा मौका था जब आप गए, और इस दफ़ा उन्होंने पकड़ लिया आप लोगों को, क्योंकि इस दफ़ा तोड़ फोड़ ज़्यादा हो गई थी। चकदरा किला के ऊपर जो कुछ हुआ, बाला हिसार के ऊपर जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर जो कुछ हुआ, तो 4 वाक़यात हैं, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो की रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है हमारे अपनी आर्काइव में भी पूरी पड़ी होगी। जनरल बाजवा के ऊपर जो नारे थे हम चला नहीं दे सकते, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, नहीं तो मैं चला देता शाम को वीडियो, उनके मतलब बड़े नामनासिब नारे थे। मैं बिल्कुल आपकी बात जो है वो सुन रहा हूँ जी। देखें, बात यह है कि जो उस दिन भी आपने देखा कि 9 मई को आपने कोई ऐसी एविडेंस देखी जिसमें आपने देखो कि खान साहब कह रहे हो कि जलाओ घिराव करो, यास्मीन डॉक्टर जो है यास्मीन राशिदा, उनकी वीडियो आपके सामने मंजर-ए-आम पर मौजूद है जिसमें बड़ा वो कैटेगोरिकली कह रही हैं कि कोई अंत ना आ जाए। और सादा मलबूस कपड़ों के अंदर लोग जो हैं वो उतर रहे गाड़ियों से, जो उकसा रहे हैं के अंदर हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर 100 बंदा अंदर गया है, 200 बंदा अंदर गया है, आग आप देखिए अंदर से लगी है, बाहर वाल को कुछ भी नहीं हुआ कोर कमांडर हाउस की। और जो लोग अंदर गए हैं उनकी निशानदेही करके जो आपके लोग जो अंदर थे सर, उनकी कोर कमांडर से गुफ्तगू की वीडियो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। फैसले सुनाए, कर्नल नहीं पंजोता साहब, आपके लोग जो कोर कमांडर हाउस में चले गए थे अंदर, वो वहाँ कोर कमांडर मौजूद है अपनी अहलिया के साथ और उनको समझा रहे हैं कि बाहर चले जाओ। उनकी भी वीडियो पे तस्वीरें और उनकी प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश्ड है, कोई ख्याली नहीं है, किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया ये बात। ये मैं कहूँ कि सारा फॉल्स फ्लैग था, झूठ हो गई, बात दुरुस्त नहीं है। ब्रेक करीब आ गया जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब नाराज ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, 2014 के धरने का आज DG ISPR ने भी तज़किरा किया, आपने भी तज़किरा किया। आप बताएंगे कि 2014 के धरने के पीछे कौन था? जब पार्लियामेंट हाउस पे ऊपर भी अटैक हुआ, PTV स्टेशन पे भी अटैक हुआ, उसके प्लानर्स कौन थे? उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का कौन से शख्सियत थी जिसकी मदद हासिल थी? आपने देखे काजी फायज साहब की जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया जो धरने की रिपोर्ट आई, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप चंद चेहरों को बचाना चाहते हैं। तो ये बड़ी एक गहरी बात थी। उस बात से पहले मैं सिर्फ मलिक साहब एक मिनट लूँगा। मोहतरम जनाब पंसोता साहब माशाल्लाह वकील भी हैं, पेशा के हवाले से आप पंसोता साहब का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि 2014 के धरने के पीछे कौन था? आप लोग हुकूमत में थे, सच्चाई बताना आपका भी फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़ेह अहकामात हैं, एक जो रिपोर्ट वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग एक कमीशन बनाया गया है, कमीशन ने जो गलत फैक्ट्स दिए उस पर सुप्रीम कोर्ट वो फैजाबाद धरने के ऊपर बनाया गया। वो फैजाबाद धरना 2017 में हुआ था। ये 2014 के मैं D चौक के धरने की बात कर रहा हूँ, इसके पीछे कौन था?
उस वक्त ये पीटीआई और पैड को, पाकिस्तान अवामी तहरीक को किसने इकट्ठा किया था? उसमें जनरल पाशा साहब लेकर आए थे इनको, उस वक्त आपको नहीं पता? वो तमाम वो जनरल पाशा साहब उस वक्त रिटायर हो गए थे ये फिर जी, लेकिन उनके वो जो रिटायर हो गए थे। वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, किसको नहीं पता? मैंने वो फ़ायदा वो जिसको पता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर चीज़ को पता है कि किस। तो फिर आपकी हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको अगर पता था तो उस वक्त चाहिए था पार्लियामेंट उनको डिस्कस करती है और उसके ऊपर कार्रवाई करती। उस वक्त देखें, उस वक्त उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उतारा गया, फिर उसके बाद काजी फायजी नवाज शरीफ साहब 2017 में उतरे सर, ये 2014 में धरना हुआ था, 3 साल वो हुकूमत में रहे हैं उसके बाद भी। फिर उनके ऊपर जैसे ताबड़तोड़ हमले किए गए। देखें, हमारी हुकूमत को डे 1 से ही कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसको इमरान खान को एक मोहरा बनाया गया, धरने करवाए गए, नवाज शरीफ को गालियाँ दी गई, नवाज शरीफ को गिरफ्तार से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर। देखें, ऐसे कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। टीवी चैनल्स पूरे उनके ही माँ पे थे। मलिक साहब आप भी बता देना, फिर टीवी चैनल्स पे तो आप भी बैठते थे मेरे भाई, आपको भी पता कि आपके मालकान किसके इशारे पे क्या कर रहे थे, क्या उनको नहीं पता था? मालकान का इशारा कोई नहीं था। डी चौक में आज भी ऐसी सिचुएशन होगी तो कैमरा लेके लाइव में खुद वहां जाके पहुंचाऊंगा। डी चौक में एक सिचुएशन थी, मालकान किसी के इशारे में नहीं थे नाच रहे। आप लोगों को सच बताना चाहिए। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने हमेशा सच बोला और सच ही का साथ दिया नदीम मलिक साहब, इसमें कोई दो राह नहीं। आपका बेहद एहतराम है, आपने हमेशा बिल्कुल सच्ची बात की और खरी बात की, और यही वजह है कि आपकी सारे इज़्ज़त और एहतराम भी करते हैं। लेकिन जो धरने हमारे ख़िलाफ़ दिए गए, तो जो DGISPR की तवज्जो थी वो इमरान खान मोहरा था। इमरान खान तारुल कादरी जो फिर लंदन प्लान बना, लंदन प्लान को किस तरह फिर आगे लेकर ले जाया गया, किस तरह फिर तारुल कादरी के घर के बाहर वहाँ पे लोगों को मरवाया गया, किस तरह क्या करवाया गया, वो तो फिर मुहर्रकात सामने है। आप पंसोता साहब को बताएं ना जी, पंसोता साहब कहते जी वीडियो सामने लाए, पूरे टीवी चैनल्स पे चला कि इमरान खान के वो भांजे ने वो स्टिक के ऊपर वो फौजियों की वर्दी को ऐसे लहराया। पंसोता साहब वो क्या नून लीग का आदमी था? क्या वो उसको किसी कोर कमांडर के घर से भेजा था? जब जासमीन राशिद साहबा लिबर्टी चौक में थी, उन्होंने जी कोर कमांडर के घर की तरफ चलें। जब लीडर एक कोर कमांडर के घर की तरफ ले जाए तो फिर आप किसको रोक सकते कि को अंदर ना जाए या बाहर ना आए? एक आप काम करवा रहे हैं, ऊपर से कहते हैं हम लाइलम हैं, ऊपर से आप कहते हैं, पहले कहते हैं जी कि फौज ये जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। आपने डायरेक्ट अटैक किए फौज के ऊपर, आपने फौजी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। पंसोता साहब बराए मेहरबानी, ये खेल अब बिकेगा नहीं ज़्यादा देर तक। आपके लीडर की स्टेटमेंट्स हैं, उसने खुद कहा कि अगर मुझे पकड़ा गया तो उसका खमियाजा फिर मुझे पकड़ने वाले भुगतेंगे। फिर वो भुगता पूरे पाकिस्तान ने खमियाजा, पूरी दुनिया में तमस्खर उड़ाया गया हमारे कौमी इदारों का। पंजोता साहब ये इस तरह जमहूरियत जो कुछ हो रहा है ना, जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही इससे। 9 मई से भी जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, शख्सी आज़ादियाँ भी सलब हो गई, कंप्रोमाइज़ होगी जमहूरियत भी और शख्सी आज़ादियाँ भी। तो 9 मई मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान की तारीख में। पता नहीं आप इसको कैसे देखते हैं, लेकिन हमने अपनी जमहूरियत का जितना बेड़ा अगर कर सकते थे ना 24 घंटे के अंदर, वो हमने 9 मई को कर दिया। तो इसको अब आगे कैसे लेके चलना है, ये आप सियासी लोगों का फ़र्ज़ है, आपस में बैठे सर जोड़ें और रास्ता निकालें। देखें, जिन लोगों ने जो है ये सारा किया तो उनसे पूछे ना जी, जिन लोगों ने किया है। पहली बात तो ये है कि आप एक गैर कानूनी काम करेंगे और एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के साथ आप ऐसा सलूक करेंगे, तो मुझे बता दें कि क्या आईन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे लिखा हो कि आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते? पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किया जाता है। जलाओ गिराओ हक नहीं है किसी का भी, किला बाला साहब पे चढ़ जाए कोई, ये किसी का हक नहीं है। चकदरा किले पे चढ़ जाए हक नहीं है। ISI के ऑफिस को अटैक कर दे वो हक नहीं है। मतलब ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना सर। नहीं सर, देखें, जलाओ घिराओ की कोई एक ऐसी एविडेंस दिखा दें। आप उस जज का फैसला भी पढ़ें जिसने जमानत दी और उसने कहा कि एक बंदा बिहाइंड द बार है तो उसके पास ना फोन की एक्सेस है। कैसे ये तस्वर भी किया जा सकता? उसने कहा कि ये मुज़क्का खेज बात होगी कि वो कहा जाए कि इमरान खान साहब इसके अंदर जो 200 फौज की इंस्टॉलेशंस के अंदर लोग गए थे वो सारे फरिश्ते थे उस दिन। 200 इंस्टॉलेशंस पे जो लोग गए थे वो सब फरिश्ते थे।
देखें आप, हमने अब 9 मई की कॉल दी है पुरअमन एहतजाज की। इससे पहले भी ये जो धांधली की गई उसके ऊपर भी हमने कॉल दी है, उसके बाद भी दी गई जब से जजेस वाला मामला आया तो उसके ऊपर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दी। पहले ही बख्तरबंद गाड़ियां हर चौक में, हर शहर के अंदर खड़ी होगी जहां पर हमने एहतजाज करना था, हमें नहीं करने दिया गया। और यहाँ जहाँ पर जो रियासत है उसका दिल हो कि जितनी भी बड़ी जमात हो और उसको हमने रोकना है तो रोका जा सकता है। 9 मई आपने जानबूझकर ये सारा करवाया और उसके अंदर आप देख लें कि जब हमारे लोग जो हैं वो जा रहे थे तो आपने जानबूझकर रास्ते में किसी ने रोका, किसी ने कहा कि जनाब सर ये नईम पंजोथा साहब ऐसे ज़बरदस्त आदमी है, वो कह रहे हैं हमारे लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में क्यों नहीं रोका। रास्ते में रोकना चाहिए था, को कमांडर हाउस के अंदर जाने के बाद उनको क्यों पकड़ा। तो माल रोड के ऊपर सर एक ब्रेक करीब आ गई है पंजोथा साहब, लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ मेरा ख्याल ये है कि जनरल आसिम मुनीर काबिल कबूल सिर्फ PTI को बल्कि कुछ और शख्सियात को जो अब रिटायर हो चुकी हैं। इससे पहले एक और कोशिश की गई थी, उनका नादरा का पूरा रिकॉर्ड चुराया गया था जिसमें उनकी फैमिली के फॉरेन विजिट्स भी, उनकी बच्चियों की कहाँ शादी हुई है, उनके ससुराल वाले कहाँ रहते हैं, कोई जंग से ताल्लुक़ है या कोई ईरान गया है, और वो सऊदी अरब में और कई और दोस्त ममालिक में जाके बताने की भी कुछ कोशिश की गई थी। तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं था 9 मई को जो कुछ हुआ, कोशिश पहले से हो रही थी। तो ये अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल अब सीधा रास्ता निकालना है, अल्लाह पाक करे कि हमारे सियासतदान वो सीधा रास्ता निकालने में कामयाब हो जाए। ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दीजिए, कोई वे फॉरवर्ड सजेस्ट करिए कि इस मुल्क से ये इंतशार ख़त्म हो जाए और सीधे रास्ते पर गाड़ी चल पड़े पाकिस्तान की। मलिक साहब मैं समझता हूँ कि इंतशार, अब इलेक्शंस हो गए, मिल बैठ कर पार्लियामान के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए जो पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम इनसे तवक्को करते हैं, अब तवक्कुआत पर पूरा होते हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलाएं, दुनिया से इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको वेलकम करें, बजाय कि मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाकर मुल्क को तकसीम करने की साजबाज करें। इनको KPK हुकूमत को भी होश के नाखुन लेना चाहिए कि एक गुंडागर्दी की बजाय रियासती जो ज़िम्मेदारी है आपको लोगों ने, KPK के लोगों ने दी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करें, ना जजेस की कांट छान करें। आपको गुड टू सी यू कोई कहे ना कहे तो, लेकिन आप जुडिशरी की रिस्पेक्ट करें, आप अदारों को मिलान करने की साजबाज बंद करें। एक कौमी एजेंडा बनाना चाहिए मलिक साहब, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामान के ज़रिए कोई ऐसे रूल्स और रूल्स बनाने चाहिए गेम के जो सब के लिए काबिल कबूल हो। और ये पाकिस्तान में जो बादल हैं, धुंध के बादल, ये ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान की कौम को रास्ता देना चाहिए, उनकी मायूसियों को खुशियों की तरफ बदलना हो। आबिद शेर अली साहब और नईम पंजोथा साहब, आप दोनों का बहुत साथ रहे। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।